सेडी, ओह वाह, तुम सच में यहाँ हो। प्लीज बेटा बैठो यहाँ। और आप कौन हैं? उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे डैड कहो। मैं खड़ी होकर उन्हें देखती ही रह गई, हैरानी से जम गई थी। मैं इस अजीब से एलिगेंट से आदमी के सामने बैठी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। क्या ये कोई मजाक है? किसी ने आपको यहाँ भेजा है? जानता हूँ अजीब लगता होगा मेरा एकदम से आ जाना, पर मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। मैं वाकई तुम्हारा डैड हूँ। मैं कैसे मान लूँ आप सच बोल रहे हो? उस आदमी ने चुपचाप एक फोल्डर टेबल पे रखा और मेरी तरफ सरकाया। हिचकिचाते हुए मैंने खोला तो देखा उसमें ढेर सारी फोटोज थी उसकी और मॉम की जब वो जवान थे। एक फोटो में तो मॉम साफ तरह से प्रेग्नेंट भी थी और एक सोनोग्राम भी था। और फिर मैंने कुछ लेटर्स और कार्ड्स देखे, वो मॉम की हैंडराइटिंग में थे। मैं समझी नहीं। आप तो इसमें खुश लग रहे हो, तो हमें छोड़ के क्यों गए और वापस क्यों आ गए हो यहाँ पे, वो भी 17 साल के बाद? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। शुरू से ही मेरे पेरेंट्स तुम्हारी मॉम के साथ रिश्ते के खिलाफ थे। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मैंने मेरे डैड से कहा कि मैं तुम्हारी मॉम से शादी करूंगा, पर मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम को चोट पहुंचाने की धमकी दी अगर मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा। वो एक खतरनाक और पावरफुल इंसान थे। मुझे जाना पड़ा ताकि तुम दोनों सुरक्षित रहो, पर तुम दोनों से प्यार करना कभी बंद नहीं किया। वो उन्हें पसंद क्यों नहीं थी? क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थे। वो चाहते थे कि मैं किसी और से शादी कर लूं, और मैंने करी। हमारी शादी के 3 साल बाद वो बीमार होकर गुजर गई। तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं ढूंढा? ढूंढा था, सालों पहले तुम मुझे मिल गई थी। सालों पहले? तो फिर क्या अपने महंगे सोफों पर महंगे कपड़े पहन के हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे, देखते रहे कि मॉम काम करके खुद को मार रही है ताकि मैं स्कूल जा पाऊँ? सेडी, मैंने पिछले 10 सालों में कई बार वापस आने की कोशिश करी है, पर तुम्हारी मॉम वापस नहीं आने देती। ये सुनकर मैं बहुत चौंक गई। क्या मतलब आपका? ऐसा क्यों करेंगी वो? वो मुझसे नफरत करती है और मैं समझ सकता हूँ। सालों तक मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश करी है, पर वो मुझे पास आने नहीं देती। तुम लोगों को स्ट्रगल करते देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, जबकि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता था। मैं जानता हूँ कि उन्होंने ये सब तुमसे छिपाया है, पर प्लीज उन्हें इस बात का दोष मत देना। वो बस तुम्हारी सुरक्षा करना चाहती हैं। आगे बढ़कर उन्होंने मेरा हाथ थामा। इस बार मैंने तुमसे मिलने का सोचा बिना उनको कुछ पता है। बहुत सालों से तुम्हें दूर से देख रहा हूँ मैं। तुमसे कब से मिलना चाहता था ताकि मैं चीजों को ठीक कर सकूं। मुझे समझने में वक्त लगेगा। जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा, पर क्या एक एहसान मांग सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि हम कल दोबारा मिल सकते हैं? तुम्हारे साथ दिन बिताना चाहता हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जान पाएं। कुछ सेकंड चुप रही, दिल में तूफान चल रहा था इमोशंस का, और फिर कहा श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। डैड बड़े प्यार से मुस्कुराए और मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। अगले दिन हम एक बिस्ट्रो में लंच के लिए मिले और उसके बाद वो मुझे लेकर एक लग्जरी मॉल में। डैड मुझे एक डिजाइनर क्लोथिंग शॉप में ले गए। वहाँ का ओनर तो अपने पैरों पर गिरे ही जा रहा था हमें इम्प्रेस करने के लिए। एक से एक बढ़ के अपने नए कलेक्शंस दिखा रहा था। मैंने थोड़े से कपड़े देखे पर किसी पर प्राइस टैग नहीं लगा था। सर, इस पर प्राइस टैग नहीं लगा है। ओह मिस सेडी, हम अपने कपड़ों पर प्राइस टैग्स नहीं लगाते, पर ये होगा $2300 का। ओह अच्छा, बड़ा प्यारा है। मैंने मुड़कर उसे रैक पे रखना चाहा, पर डैड ने आकर उसे मेरे हाथ से ले लिया। हम इसको और तुम्हारी पसंद की हर चीज को लेंगे। लेकिन डैड ये बहुत ज्यादा है, मुझे जरूरत। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम मेरे साथ ये करने के लिए मानी थी। उस शाम मैं शॉपिंग बैग से घिरी हुई थी। सोच रही थी कि घर में चुपके से नहीं लेकर कैसे जाऊंगी। थक गई? एक्चुअली हाँ, अब घर जा सकते हैं। शायद बहुत ज्यादा हो गया, पता नहीं मॉम देखेंगी तो क्या कहेंगी। एक पल को डैड ने मुझे देखा, फिर कहा मैं समझता हूँ, चलो तुमको घर छोड़ देता हूँ। मैं घर से थोड़ी दूर ही उतर गई, अपने बैग्स के साथ दीवार फांदी और चुपके से अपनी बेडरूम विंडो से घर के अंदर गई। मैं अपनी शॉपिंग देख रही थी कि किसी ने अचानक नॉक किया। बेटा तुम अंदर हो? ओह माय गॉड, हाँ मॉम, बस 1 मिनट। मैंने फटाफट सारे बैग्स बिस्तर के नीचे डाले। सिर्फ एक बैग ऊपर छोड़कर मैंने खुद को संभाला और दरवाजा खोला। हाय मॉम। हाय सेडी, बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा रही हो। अच्छा, मैं तो आपको देखकर खुश हूँ। स्कूल के बाद कहाँ गई थी? फोन नहीं उठा रही थी। ओह क्लोवर मुझे मॉल ले गई थी। उसने मुझे अर्ली बर्थडे प्रेजेंट दिला दिया, एक ड्रेस और बूट्स। हम मजे करने में बिजी थे ना, सॉरी आपकी कॉल मिस कर दी। अच्छा, डिनर के लिए 10 मिनट में आ जाना, ओके? आय आय कैप्टन। अजीब बिहेव कर रही हो, कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल नहीं मॉम, बस एक्साइटेड हूँ डिनर को लेके। नॉम नॉम।
बल्कि मैं अभी आपके साथ नीचे आके हेल्प करती हूँ। मॉम को मैंने रूम से धकेल के बाहर किया तो शक की निगाह से देखने लगी। मैंने आज दिन भर क्या किया है ये जान के पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। अगले दिन स्कूल में मैं जस्टिन के साथ पार्किंग लॉट में खड़ा था जब 3 फैंसी कार्स आई और उनमें से डेना, मार्गो और उनकी एक चमची निकल कर आई। ये सब की सब ऐसे क्यों चल रही है जैसे कि मीन गर्ल्स के सेट पर चल रही हो वियर्डोस। मैंने अपनी हंसी रोकी जब मार्गो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए आई, लेकिन तभी सीडी अपने स्कूटर के साथ आई, लेकिन उसके कपड़ों के साथ कुछ अलग था। लुई वुइटन बूट्स और गुची, कौन है ये? मैं तो एक ही लड़की को जानती हूँ जो इतने घटिया स्कूटर पे आती है, चिकन डिलीवरी गर्ल। वो तो ऐसे ब्रांड्स खरीद ही नहीं सकती। अचानक वहाँ पर क्लोवर आ गई अपनी कॉफी पीते हुए। जरा जलना बंद करो क्योंकि मैं बता दूं वो अच्छी लगती है। सीडी ने अपना हेलमेट उतारा और आज वो चश्मे नहीं पहने हुई थी। फिर उसने अपने बाल झटकाए तो मैं अपनी नजरें नहीं हटा पाया। वो बहुत सुंदर लग रही थी। शायद अपने पूरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करा ली होगी। तुम तो कह रही थी कि वो ये ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकती, अब कह रही हो कि वो प्लास्टिक सर्जरी अफोर्ड कर सकती है। दिमाग खराब है क्या? मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। तुम्हें चुप कराने का कोई बटन है क्या? अचानक डेना ने क्लोवर के हाथ से कॉफी गिराई और अपने चमचों के साथ चली गई। तभी मैंने देखा कि मार्गो मुझे घूर रही थी। लग रहा था कि जैसे मेरा मन पड़ सकती है। क्लास में चलते हैं, ठीक है? हाँ चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं सीढ़ी की तरफ मुड़ना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं स्कूटर से उतरी तो काफी सारी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थीं और फिर क्लोवर एक्साइटमेंट से मेरी तरफ भागती हुई आई। क्या? कैसे? कब? कहाँ? सब बताऊंगी तुम्हें, शांति रखो, क्लास के लिए देर हो रही है। पर क्लास के लिए तो टीचर भी लेट थी। डॉम और मार्को बात कर रहे थे। डॉम ने मुझे आते हुए देखा भी नहीं तो मैंने भी उसे अनदेखा किया और अंदर चली आई। पर क्लोवर और मैं साथ साथ बैठे और मैंने उसे सब कुछ बताया। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे डैड वापस आ गए हैं फाइनली और वो एक करोड़पति है? जीसस, धीरे बोलो। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे डैड फाइनली आ गए हैं और वो एक करोड़पति है? हाँ, पर पता नहीं इसके बारे में कैसे फील करूं। अगर मॉम को पता लगा तो मुझे मार डालेंगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर तुम्हें तो करना ही था। और तभी क्लोवर का ध्यान भटका जब उसने दरवाजे की ओर देखा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। मैंने मुड़ के देखा तो एस दरवाजे पे खड़ा था। मुझे बाहर आने के लिए कह रहा था। पता नहीं क्यों पर इससे मुझे चिढ़ हुई। और जाओ मेरी दोस्त, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग बुला रहा है। और जोर से बोलो, लाउड स्पीकर चाहिए। और जाओ मेरी दोस्त, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग बुला रहा है। तुम तो गई काम से। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लेकर मैं वहाँ गई। एस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुमसे मिलना चाहता था। कारण होना चाहिए क्या? पर हमारी क्लास चल रही है। कोई टीचर तो है नहीं आसपास। वो मेरे पास आया और अपनी उंगलियों से मेरे गाल सहलाए। आज सुबह तुम्हें देखा तो मैं पहचान ही नहीं पाया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। एस, सब लोग देख रहे हैं, बाद में बात करते हैं, ओके? मुझे यकीन था डेना इतने गुस्से से मुझे ताड़ रही होगी कि मेरे सर में छेद हो जाए। पर डोमिनिक क्या सोच रहा है इस बात की मुझे ज्यादा चिंता थी। ठीक है, पर एक किस मिलेगी? क्या? नहीं, पर इससे पहले मैं कुछ कहती, उसने मुझे अपने पास खींचा। मैं उसे पीछे धक्का देने ही वाली थी कि डॉम ने आके उसे मुक्का मार दिया। उसने कहा नहीं। तुम्हारी दिक्कत क्या है? कल जो किया उसके बाद तुम्हें शांति नहीं मिली? काफी नहीं था क्या वो? क्या बोल रहे हो तुम? ये और फिर एस ने शर्ट खोलकर दिखाया कि उसकी छाती पर काफी जख्म थे। अपनी जलन के कारण तुमने मुझ पर हमला किया। एक जवान बिजनेसमैन ऐसे बिहेव करता है? तुम हमारे परिवार पर कलंक हो। बस बहुत हुआ ब्रो। सेडी के लिए तुम बस एक दोस्त हो और कुछ नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसके साथ ही डोमिनिक ने एस को धक्का मारा और एक पंख की तरह एस नीचे गिर गया। उसके हाथ में चोट आई। मेरा हाथ शायद ये टूट गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था हो क्या रहा है। मैं एस के पास गई। लग रहा था वो बहुत दर्द में है। और फिर मैंने डोमिनिक को गुस्से से देखा। डॉम, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गए हो क्या? मेरी ये बात सुन के डॉम को चोट पहुंची और तभी अंदर प्रिंसिपल आ गई। यहाँ पर हो क्या रहा है? डैड ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और घबराहट भी, क्योंकि एस ने ये सारी नौटंकी करी थी। मैं अंदर गया तो डैड अपनी कुर्सी पर बैठे थे और एस मजे से मुस्कुरा रहा था, अपना फूटा चेहरा और टूटा हाथ लेकर। आपने मुझे बुलाया डैड? डैड ने चुपचाप टेबल पर रखे अपने टैबलेट को मेरी तरफ सरकाया। मैं कंफ्यूज्ड था तो मैंने वीडियो को प्ले किया। मैं हैरान हो गया देख के कि ये स्कूल में मेरी और एस की लड़ाई का वीडियो था। मैं एस को मुक्का मारते और जमीन पर गिराते हुए देख रहा था, पर एस जरा भी लड़ाई नहीं कर रहा था। क्या मुझे समझाओगे कि ये वीडियो मेरे मेल पर क्यों सेंड किया, जिसमें तुम ये लड़ाई शुरू करते हुए दिख रहे हो डोमिनिक? मैंने एस की तरफ देखा तो मेरा गुस्सा उबलने लगा। डैड, ये बदतमीज। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसे देखकर लगेगा कि तुम बहुत ही हिंसक हो डोमिनिक। मैं नहीं हूँ डैड, आप जानते हो। पर बाकी लोग तो नहीं जानते ना। मेरी कंपनी का होने वाला सीईओ जंगली कुत्ते की तरह अपने भाई को मारता है। मैं भी उतना ही शॉक्ड था जितना कि एस। डैड, मुझे फ्यूचर सीईओ बनाने का सच में सोच रहे थे? डैड ने निराशा में सिर हिलाया।
वो कहानी याद है जो मैं तुम्हें बचपन में सुनाया करता था? नहीं डैड, प्लीज नहीं। नहीं, तुम दोनों को याद दिलाना होगा। बहुत समय पहले एक चिंपैंजी जंगल पर राज करता था। उसने शेर और भेड़िए के बच्चे को भाइयों की तरह पाला। वो दोनों बड़े होकर बहुत ही ताकतवर बने। वो दोनों साथ हो तो उनके राज्य पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन एक चालाक अजगर उन दोनों से बातें करने लगा। तुम अपने भाई से बेहतर हो, तुम्हारे जीन्स ज्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें राजा बनना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और फिर सब कुछ बिखरने लगा। उनके बेचारे बूढ़े बाप को अजगर ने मार डाला क्योंकि उनकी देखरेख कोई नहीं कर रहा था। अजगर ने राजा बनकर भेड़िए और शेर दोनों को बाहर निकाल दिया जंगल से हमेशा के लिए। ठीक है डैड, हम समझते हैं। आज तुम्हारे किए से मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ डोमिनिक। आई एम सॉरी डैड, ऐसा दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब तुम दोनों आपस में सुलह कर लो। फिर डैड खड़े होकर रूम से गए और मैं इसकी तरफ देखने लगा। तुमने वो वीडियो डैड को भेजा, अपने दोस्त से पूरी शूटिंग करवाई तुमने। साबित कर सकते हो सकता है किसी और ने वीडियो ले ली और मेरी किस्मत अच्छी हो। तो इनकार नहीं कर रहे। तुम्हें अच्छे से जानता हूँ छोटे भाई। सीढ़ी के करीब कोई भी आएगा और तुम गुस्से से पागल हो जाओगे। और तुम सीढ़ी के साथ क्या कर रहे हो? दूर रहो उससे। और ये कहने वाले तुम कौन होते हो? उससे पूछा कि वो मुझसे दूर रहना चाहती है या नहीं। मुझसे बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल मत करो। कितने नीच हो तुम। प्यार और जंग में सब जायज है डमी। तुमने डैड को तो मना लिया कि वो तुम्हें सीईओ बना ले, लेकिन सीडी को कभी जीत नहीं पाओगे तुम। वो कोई कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं है जीतने के लिए। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं चली तो तुम ऐसा करोगे। सरप्राइज कौन कह रहा है? मैं इसके करीब गया। हम दोनों जानते हैं कि शायद अब तो मैं ही सीईओ बनूंगा। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ, उम्मीद है इसे बना कर रख सको। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई। मैं पलटकर ऑफिस से निकल गया, वरना मैं उसे दोबारा मुक्का मार देता। उनकी इस क्रेजी लड़ाई के बाद मैंने एस या डोमिनिक को अगले 2 दिन तक स्कूल में नहीं देखा। मैं अपना ध्यान भटका रही थी डैड के साथ ज्यादा समय बिता के। एक रात उनसे मिलके मैं घर वापस आई तो देखा लिविंग रूम में अंधेरा था। सोचा मॉम अपने कमरे में होंगी। मैं चुपके चुपके सीढ़ियों की तरफ जा रही थी कि अचानक लिविंग रूम में तेज रोशनी हो गई। मैं घबराहट से कूद पड़ी। आजकल क्या कर रही हो सीढ़ी? ओह गॉड मॉम, ये क्या कर रही हो आप? आपने डरा दिया मुझे। आजकल अपने डैड के साथ काफी मजा आ रहा है तुम्हें, है ना? मैं हैरान रह गई। क्या? आपको कैसे पता? मॉम सोफे पे बैठ गई, बहुत नाराज लग रही थी। कुछ दिनों पहले तुम्हें रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। इंतजार में थी कि तुम मुझे बताओगी, पर तुम्हारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैंने मॉम के पास बैठकर उनके हाथ पकड़े। मॉम कसम से मैं आपको बताना चाहती थी, बस कोई अच्छा समय नहीं मिल रहा था। मॉम ने अपना हाथ वापस खींच लिया। दूर रहो उनसे, समझ गई तुम? और उनसे मदद मांगने के बारे में सोचना भी मत। आप बात तो करो उनसे, बस एक बार। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए मॉम। तो उनकी कही हर बात को मान गई तुम? अगर अपने डैड को चुनना चाहती हो तो ठीक है, जाओ। वैसे भी उनके साथ ज्यादा खुश रहोगी। यकीन नहीं होता आप ऐसा कह रही हो मॉम। मैं तो बस एक पूरा परिवार चाहती हूँ। शायद मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मॉम उठकर सीधा अपने कमरे में चली गयी। मैं उनके पीछे भागी पर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं नॉक करती रही पर उन्होंने खोला नहीं। मॉम प्लीज, हमें बात करनी होगी। आखिरकार मैं हार मानकर रोते हुए अपने कमरे में गई। मैंने क्लोवर को फोन किया पर उसने भी नहीं उठाया। मैंने डॉम के घर की तरफ देखा और मुझे और भी बुरा लगा। मुझे ताज़ी हवा की जरूरत थी तो मैं अपनी बेडरूम की खिड़की से बाहर निकली, घास पर लेटी और तारे देखते हुए मेरी आंखों से आंसू आ गए। और तभी आंख के कोने से मुझे घास पर बैठा हुआ कुछ दिखा। एक प्रेइंग मैंटिस। ओह वाह, काफी टाइम हो गया इसे देखे हुए। मैं जाकर चुपके से उसे पकड़ने वाली थी कि किसी और ने उठा लिया। मैंने देखा वो डॉम था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेइंग मैंटिस पकड़ रहा हूँ ऑब्वियसली। क्या तुम रो रही हो? क्या? नहीं, मेरी आंखों से पसीना निकल रहा है। बहुत गर्मी है ना? आज तो काफी ठंड है। सीढ़ी, क्या सब कुछ ठीक है? तुम मुझे बता सकती हो, तुम जानती हो ना? डोमिनिक ने आगे बढ़कर मेरे गाल से आंसू पोंछा और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, पर मैंने तुरंत इसे छुपाया। वाह, देखो तो तुम्हें हफ्तों से मुझे इग्नोर कर रहे हो और अब ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमें हो क्या रहा है बड़ी? और इसको तुम अचानक मारने क्यों लग गए? डोमिनिक ने कुछ सेकंड बस मुझे देखा। मुझे भी नहीं पता, मैं बस चाहता था कि। और तभी अपनी बालकनी से एस ने डॉम को आवाज लगाई। हे ब्रो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है बार बार। वो नहीं है मेरी। तुम्हें जाना चाहिए, मुझे वैसे भी अंदर जाना है, बाद में मिलते हैं। और फिर मैं चली गई। मेरी आंखों से दोबारा आंसू बहने लग गए थे।